ओके जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेट विद एफबीआई डायरेक्टर नेम्ड एज। तो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, इनकी मुलाकात हुई है एफबीआई के डायरेक्टर से, जो कि एक अमेरिकन इदारा है एफबीआई। तो उसके डायरेक्टर का नाम बताना है, तो उनका नाम है कैश पटेल। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के ये पर्सन है। तो इनसे ये मुलाकात हो रही है, पिछले साल भी इनसे मुलाकात हुई थी, तो अब भी ये हो रही है। तो बस इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में हम इसको जो है ना अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल हमारे पास एक और भी इमर्ज होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले डेट देख लेते हैं किस डेट को ये मुलाकात हुई है। 14 जुलाई 2026 को। ठीक है, और हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका नाम भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मोहसिन नकवी। ठीक है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पावर रखते हैं, मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज जो मिनिस्ट्रीज है वो इनके पास है, डिस्कस करते हैं आगे जाके। अब यहाँ पे एक सवाल ये मैंने मेंशन किया हुआ है जीके का कि एफबीआई वाज फॉर्म्ड इन ऑन विच डेट। ठीक है, ये ईयर अगर पूछे तो वो 1908 है, 1908। ठीक है, अब ये पास्ट पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है। सीएसएस के करंट अफेयर्स हैं या करंट अफेयर्स के का क्वेश्चन है या पाक अफेयर का है। ठीक है, सीएसएस का ये मैंने जो है ना ये देखा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एफबीआई की जो फाउंडेशन डेट है ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ पे इंडियन ओरिजिन के जो लॉ मेकर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं इन अमेरिकन गवर्नमेंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं जी इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे। ओवरऑल एक कम्युनिटी की बात करें, अमेरिकन कम्युनिटी, वहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और अगर वहाँ पे पार्लियामेंट में बात करें, कांग्रेस में बात करें, तो वहाँ पे भी इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इंडियन जो ओरिजिन के लोग हैं, इन्हें हम कहते हैं बेसिकली, कुछ एनालिस्ट तो है ना इनको वो एक टर्म के तौर पे याद करते हैं, समोसा कॉकस के नाम से। ठीक है, समोसा कॉकस, क्योंकि वहाँ पे ये एक समोसा जो है ना ये सब कॉन्टिनेंट का कह लें कि ज़्यादा फेमस यहाँ का डेजर्ट है। तो उसी तौर पे जो है ना वो उनको क्या डेजिग्नेट कर दिया जाता है इंडियन ओरिजिन के लोगों को, समोसा कॉकस। ठीक है, इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स जो है ना वो उनको समटाइम्स इस नाम से याद किया जाता है, क्योंकि उनकी अभी जो मौजूदा प्रेजेंस है वहाँ पे अमेरिकन लॉ मेकर्स की, वो ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, कुछ ऑफिशियल्स इनके पास में भी रहे हैं, कुछ इनके मौजूदा हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इनकी एक नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की। ठीक है, उसकी डायरेक्टर थी तुलसी गैबर्ट, वो भी इंडियन ओरिजिन की थी, तुलसी गैबर्ट। और इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं इनके जो प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट थी जेडी वैंस से पहले, कैमला हैरिस, वो भी एक इंडियन ओरिजिन की फीमेल थी। ठीक है, कैश पटेल आपके पास हैं, ये एफबीआई के डायरेक्टर हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट साउथ एशियन अमेरिकन है जो कि इस एजेंसी को लीड कर रहे हैं। 1908 से लेके अब तक ये एजेंसी बनी हुई है, इसको आप ये कह लें रफली हो गए हैं कोई 120 ईयर्स ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इसको 120 सालों में, 118 सालों में जो है ना वो फर्स्ट टाइम को एशियन साउथ एशियन अमेरिकन आया, एशियन भी नहीं साउथ एशियन अमेरिकन, यानी कि इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा आया कैश पटेल के नाम से। तो वो इसको लीड कर रहा है। तुलसी गैबर्ट का हमने जिक्र कर लिया, इसी तरह कैमला हैरिस के बारे में हमने बात की। ठीक है, तो एफबीआई भी एक इनकी एजेंसी है, इदारा है, जिसका मकसद क्या है, टेररिज्म को रोकना है। ठीक है, लाइक वाइज काउंटर इंटेलिजेंस करना, अगर कोई और कंपनी, कोई और इंटेलिजेंस एजेंसी स्पाइंग कर रही है अमेरिका में या उनके लोगों पर, या टेररिज्म का कोई प्लॉट वगैरह ड्रा कर रही है, तो उसको भी फिर ये इसका जो रोकना जो है ना वो इसी का काम है। लाइक वाइज आप ये देखते हैं कि वहाँ पे जो करप्शन होती है मुख्तलिफ इदारों में अमेरिका के अंदर, स्टेट, चाहे स्टेट लेवल के हों, फेडरल लेवल के हों, या लोकल लेवल पे जो इदारे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी करप्शन को रोकना ये भी इसी के जिम्मे होता है, एफबीआई के जो है ना उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो इसको इस हवाले से आपने थोड़ा सा जो है ना वो ज़हन में रख लेना। अब बात कर लेते हैं कुछ मोहसिन नकवी साहब की। ठीक है, इनके पास जो पोर्टफोलियो है, एक तो ये है कि वजीर दाखिला है ये। ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। फिर इनके पास जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल है, नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड जो होती है, तो उसके कंट्रोल की मिनिस्ट्री इनके पास है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। ठीक है, जो मोहसिन नकवी साहब हैं पीसीबी के, ये चेयरमैन भी हैं। और ये कौन से नंबर के हैं जी, 37th नंबर के, क्योंकि इनसे पहले जो थे 36 नंबर के, उनके बारे में सवाल आया हुआ था कि जो पीसीबी के चेयरमैन है रमीज राजा, वो कौन से नंबर के हैं। तो वो 36 नंबर के थे, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कि ये 37th नंबर के हैं। उसके बाद इनके पास एक और जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट आप ये कह लें ओहदा, वो भी है एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसके प्रेसिडेंट भी हैं ये। एशिया की जो क्रिकेट काउंसिल है उसके, उस बॉडी के आप ये कह लें हेड प्रेसिडेंट, वो भी आपके पास
मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास ये पोर्टफोलियोज हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है पाकिस्तान में। ईरान के साथ नेगोशिएशन करनी है तो सम टाइम हमारे यहाँ जो डेलीगेशन जाता है उसको लीड कौन कर रहा होता है, मोहसिन नकवी साहब लीड कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका एक शिया कम्युनिटी का एक एंगल भी है उसी के साथ। तो ये फिर उसमें भी जो है ना इनको प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है जी हमारे पास। हौदी रिबल्स अटैक्ड ऑन सऊदी अरेबिया। तो रिबल्स हैं जी हौदी रिबल्स, आप लोगों को पता होगा कि ये यमन के अंदर मौजूद है। अब इन्होंने सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, इस जरा स्टोरी को समझे कि डायरेक्टली अटैक ऐसे नहीं हो गया। इसके बैक एंड पे मामलात क्या चल रहे हैं। मामलात ये चल रहे हैं, बात स्टार्ट होती है 9 जून को। ठीक है, 9 जुलाई इनफैक्ट, 9 जुलाई 2026। ठीक है, 9 जुलाई 2026 को एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, आप लोगों को याद होगा, ईरान के अंदर। ठीक है, कोई बताना चाहेगा? फनरल प्रेयर ऑफ सुप्रीम लीडर। जी, जो उनके सेकंड सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला अली खामनाई, उनका वो जाहिर है बरियल भी हो जाता है। फ्यूनरल प्रेयर जो है ना वो तो 3 से स्टार्ट हो चुकी है, 3 जुलाई से, और आगे मुख्तलिफ शहरों में चलते करते कराते ये जो उसकी फाइनल जो उनकी डेस्टिनेशन थी मशहद के अंदर, उनको जो है ना उनका दफन का जो निज़ाम था वो सारा कर दिया गया, उनको दफन कर दिया गया। अब वहाँ पे जाहिर है इनके जो एलाइज थे मुख्तलिफ वो भी आए हुए थे, हिजबुल्लाह के लोग भी आए हुए थे नुमाइंदे, इधर से यमन से भी नुमाइंदे इनके आए हुए थे हुदीस की फॉर्म में। ठीक है, अब ये इन्होंने वापस भी जाना था। ठीक है, अब ये जनाजा पढ़ के वापस जा रहे हैं, और जा किस में रहे हैं, महान एयरलाइन में। ठीक है, तो महान एयरलाइन किसकी एयरलाइन है, ईरान की। ये भी सवाल जीके में पूछता है बाय द वे, कि महान एयरलाइन में वो, ये जो महान एयरलाइन है वो किस कंपनी की एयरलाइन है। तो ये ईरान की है, ये आपने याद रख लिया। अब इसी एयरलाइन के अंदर हूदीस का जो डेलीगेशन आया हुआ था वो वापस जा रहा था सना या यमन या अपने इलाके में, नॉर्थ यमन में, जहाँ पे ये इलाका कंट्रोल कर रहे हैं। अब वहाँ पे सऊदीया जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, सऊदी बैक गवर्नमेंट है, उसको थ्रेट था। और उन्होंने फिर जो है ना उन्होंने समझा कि ये साथ साथ जो है ना वो एक तो अपना सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ओवरऑल, यमन की सिक्योरिटी के लिए, और साथ साथ यहाँ पे जो है ना डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह वगैरह भी कुछ लेके जो है ना ये साथ उसमें आ रहे हैं महान एयरलाइन में। तो उन्होंने जहाँ पे ये जहाज लैंड करना था सना एयरपोर्ट पे, उसके रनवे के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट ने सऊदीया के इनिशिएटिव पे, सऊदीया के कहने पे। ठीक है, सऊदीया के पास ही कैपेसिटी है इतनी, उन्होंने क्या करना। तो सऊदीया ने जो है ना कुल मिला के आप कह लें कि अटैक कर 13 जुलाई को। उसके रिस्पॉन्स में फिर हुदीज ने जो है ना वो अटैक किया सऊदी अरेबिया में। एक एयरपोर्ट है उसका नाम है अबहा एयरपोर्ट। ठीक है, तो उस एयरपोर्ट के ऊपर भी अटैक किया गया हुदी जेबल की जानिब से, और फिर ये आगे एस्केलेशन जो है ना वो बढ़ रही है, और 2022 के बाद ये दोबारा अटैक्स जो है ना वो स्टार्ट हो गए हैं। 2022 में जो है ना इनके दरमियान में पीस जो है ना इस्टेब्लिश हो गया था, और ये वॉर तो सिविल वॉर तो चल रही है 2014 से ऑनवर्ड्स, लेकिन उसमें सऊदी अरेबिया जो है इन्वॉल्व होता है 2015 में। ठीक है, पाकिस्तान को भी बोला जाता है कि जी आप भी हमारे, सर ये सऊदीया वाले वेपन्स लेके आ रहे थे। नहीं नहीं, ये बेसिकली ये होदीज जो आ रहे थे ना ईरानियन एयरलाइन के ऊपर, महान एयरलाइन के ऊपर। तो सऊदीया को ये खतरा था कि कहीं इसमें ये वेपन्स और ये जो बाकी जो सारे मामलात हैं, प्लॉट वगैरह जो भी चीज़ें हैं, कहीं इसके अंदर वो ना हो। तो उन्होंने फिर जहाँ पे उस जहाज ने लैंड करना था ईरान के अंदर, सॉरी यमन के अंदर, उन्होंने उस जहाज जहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड करना था उस एयरपोर्ट के जो रनवे था उसके ऊपर अटैक कर दिया था कि ये लैंड ना कर सके। बहरहाल वो किसी तरह लैंड तो हुआ, लेकिन ये है कि और ताल्लुकात इनके मजीद ख़राब हो गए। फिर दोबारा रिबल्स ने भी अटैक किया सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट के ऊपर, और इस तरह ये चीज़ें अभी जो है ना स्टिल ऑन गोइंग है। ठीक है, अच्छा अब बात ये आ रही है, आगे जरा मूव करते हैं यमन के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं। ठीक है, यमन के अंदर जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो सवाल आपसे दो तरह से पूछता है कि जो क्राइसिस है वो कब से स्टार्ट हुआ है। वो 2011 से स्टार्ट हुआ है, आफ्टर अरब स्प्रिंग। ठीक है, अरब स्प्रिंग आपको पता है कि सेल्फ इमोलेशन हुई थी। ठीक है, वो किसकी, मोहम्मद बouअज़ीज़ी की। तो हिस्ट्री के अंदर ना दो सेल्फ इमोलेशन या खुद साजी से सोजी कहते हैं आपके, खुद को जला लेना, आग लगा लेना, तो बड़ी फेमस है। एक तो ये मोहम्मद बouअज़ीज़ी की, जिस बंदे ने खुद को आग लगाई ट्यूनीजिया के अंदर, और जिसके बाद अरब स्प्रिंग हमें जो है ना वो देखने को मिलती है। दिसंबर 2010 की ये बात थी, और फिर फाइनली 2011 के अंदर गवर्नमेंट्स चेंज होना स्टार्ट हो जाती है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, स्पेशली अरब कंट्रीज के अंदर। तो इस इवेंट को हम क्या नाम देते हैं, अरब स्प्रिंग का। तो एक तो मोहम्मद बouअज़ीज़ी साहब है, ठीक है, जिनकी सेल्फ इमोलेशन या खुद सोजी या खुद को आग लगाने का जो अमल है वो बड़ा मशहूर है। और एक है एरन बशनल साहब। ठीक है, ये अमेरिकन मिलिट्री के एक पर्सनल थे, गालबन एयरफोर्स के।
तो इन्होंने खुद को जो है ना वो अपने आप को आग लगा ली थी एज अ प्रोटेस्ट के, ये जो गजा के अंदर जो अटैक्स कर रहा है इसराइल, तो वो जो है ना वो इलीगल है, इंसानियत के खिलाफ है, और उसमें जो अमेरिका जो है ना वो साथ दे रहा है, वो भी जो है ना वो गलत है। तो उसने एहतजाज के तौर पर 25 साल का वो एक लड़का था, उसने अपने आप को क्या किया। जी जी, मैं आपको दोनों का नाम बता देता हूँ जी, मैं टाइप भी कर देता हूँ, तो आप पहले समझ लें। एरन बशनल जो थे अमेरिकन मिलिट्री के एक पर्सनल थे, तो उन्होंने खुद को आग लगाई एज अ प्रोटेस्ट, जो है ना वो जो गाजा के अंदर जो वॉर चल रही थी इसराइल की। ठीक है, और सऊदी अरेबिया की जो उसमें जो अमेरिका की उसमें उसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट थी, दोनों के नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी। मोहम्मद बouazizi, ये कौन है जी? ये तुनीजिया के अंदर जिन्होंने खुद को आग लगाई थी, जिसके बाद अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई 2011 के अंदर। अच्छा, उसके बाद है जी, मैं आपको नाम बता देता हूँ एरन बशनल का। ठीक है, एरन बशनल, ये अमेरिकन मिलिट्री का एक पर्सनल है, जिन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पे जो इसराइल जो वॉर जिन्होंने जो है ना वो गाजा के अंदर जिनोसाइड किया था, तो उसके प्रोटेस्ट के तौर पे खुद को आग लगाई थी, अपनी जान दे दी थी। ठीक है, तो जो है ना गाजा के अंदर लोग जो है ना काफी ज्यादा इनको रिगार्ड करते हैं, वहां पे बकायदा एक स्ट्रीट भी इनके नाम से मंसूब की गई थी, बशनल स्ट्रीट, इसके नाम से। ये 2023 की गालबन बात है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, बट आप इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो ये दो बंदे हैं हिस्ट्री के अंदर, आप इसको याद रखेंगे। तो बात हम ये कर रहे थे कि वहाँ पे मामलात खराब हैं जी। हमें भी बोला गया। अच्छा, सवाल एक तो ये पूछा गया, आप पूछेगा आपसे कि क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ, 2011 में स्टार्ट हुआ जी। दूसरा आपसे पूछेगा कि सिविल वार कब से स्टार्ट है, सिविल वार 2014 से स्टार्ट है। ठीक है, असल में हुआ ये कि 2011 में इनके एक प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला साले, वो रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन कर देते हैं, क्योंकि उनका एक 33 साल का एक लॉन्ग रूल चलता आ रहा था, करप्शन और ओवरऑल यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज जो थी उनको भी, खास तौर पे ये जो होदीज हैं, होसी बागी जो हैं, ये बागी ऐसे नहीं बने, असल में इनको जो है ना मार्जिनलाइज किया गया पॉलिटिकली और रिलीजियसली, असल में क्योंकि ये शिया लोग हैं ना, जैदी शिया, जैदी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। तो सवाल ये भी पूछता है कि जैदी शिया के जो लोग हैं वो कहाँ पे ज्यादातर रहते हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगे यमन में। ठीक है, तो इनको बाकी जो सुन्नी गवर्नमेंट थी यमन की, वो इनको क्या कर रही थी, इनको मार्जिनलाइज कर रही थी, तो इस वजह से ये फिर बागी बने, और ये 2004 से लेके 2010 तक जो होसी बागी हैं, इन्होंने जंगें भी लड़ी हैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, 6 जंगें लड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इस वजह से ये बागी कहलाते हैं, रिबल्स कहलाते हैं। तो जब इनको देखा, इनको कि इन्होंने देखा कि भाई वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, अली अब्दुल्ला साले जो प्रेसिडेंट है इतने लंबे अरसे से, वो रिजाइन कर चुके हैं, तो इन्होंने फिर क्या किया, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया, सना के ऊपर इन्होंने हुकूमत कर ली अपनी। ठीक है, 2014 के अंदर इन्होंने सना कैप्चर कर लिया, यमन का जो कैपिटल था उस टाइम। उसके बाद फिर 2015 में सऊदी लेग्ड जो फोर्सेस थी अरब की, वो इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ पे इन हौदीज के ऊपर अटैक करने स्टार्ट किए जाते हैं, बकायदा एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। उसमें फिर पाकिस्तान को भी बोला जाता है कि भाई आप भी हमारा साथ दें, लेकिन हम अपने पार्लियामेंट की जानिब जाते हैं, और पार्लियामेंट ओवरऑल जो है ना न्यूट्रलिटी का जो है ना वो एक एलिमेंट जो है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। पाकिस्तान न्यूट्रल रहता है, पाकिस्तान कहता है ना हम सऊदीया को सपोर्ट करेंगे, ना हम हौदी रेबल्स को सपोर्ट करेंगे। हाँ, अगर सऊदी अरेबिया के अंदर जाके कोई फोर्सेस एंटर होती हैं, मक्का और मदीना में जो मुकद्दस मकामात है, वहाँ पे अगर कोई थ्रेट फील हुआ सऊदीया को, तो हम उसमें जो है ना वो अपने ट्रूप्स भेजेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम जो है ना वो फ्रंट उसमें होंगे, पहली सफों में होंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे मुकम्मल तौर पे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे इसको समझते हैं कि पाकिस्तान ने सपोर्ट क्यों नहीं किया। पाकिस्तान में भी आप लोगों को पता है ना, शिया पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमारे यहाँ सेक्टेरियन वायलेंस हो सकते थे, शिया सुन्नी फसादात तो पहले ही बहुत होते हैं, तो अगर ये मामलात होते तो फिर मजाद मजीद जो है ना वो चीज़ें ख़राब हो जानी थी। और दूसरा ये था कि ईरान भी नाराज़ हो सकता था, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है। ठीक है, तो ईरान की नाराज़गी भी हम मोल नहीं ले सकते थे, और फिर वो हमारी अपनी कंपल्शंस भी थी कि हम, हमारे यहाँ जो ना टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और हमने एक ऑपरेशन भी स्टार्ट किया हुआ था, ऑपरेशन ज़रब अज़ब के नाम से 2014 में। ठीक है, 2014 में हमने जून के महीने में ये स्टार्ट कर दिया हुआ था। तो हमारी कुछ कंपल्शंस भी थी, कुछ रिलीजियस कंपल्शंस थी, कुछ ओवरऑल सिक्योरिटी के मामला भी थे, जिसकी वजह से हमने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, 2015 में ये सवाल पूछता है बाय द वे, ये आपको इनकी बैक एंड पे जो स्टोरी है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पे सवाल जो इम्पोर्टेंट है जी, मैं उनकी तरफ आता हूँ। एसटीसी एक ग्रुप था जी, एसटीसी। ठीक है, 2017 में ये बनता है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल इसे कहते हैं। तो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप है, जिस तरह हमारे यहाँ बीएलए एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, इसी तरह एसटीसी यमन के अंदर एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। ये क्या चाहते हैं कि जो साउथ वाला इलाका है यमन का, उसको एक अलग मुल्क बना दिया जाए, जो कि पहले इंडिपेंडेंट था, बाद में फिर इसको प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला साले
जो कि रिजाइन करते हैं 2011 के अंदर। इन्होंने इसको बेसिकली यूनाइट किया था और एक ओवरऑल यमन बन गया था। पहले ये इलाका साउथ यमन वाला अलग से था, एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये चाहते हैं कि हमारा इलाका जैसे पहले अलग से एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसी तरह उसको साउथ यमन अलग कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। तो इनका बेसिकली गोल ये था। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन कह लें या ग्रुप कह लें, ये बनता है 2017 में, और ये डिसॉल्व हो जाता है 2026 में 9 जनवरी को। ठीक है, इसके बैक एंड पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो आप लोग थोड़ा सा समझ लें। असल में इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएई। ये के एस ए यहाँ पे आप इसको काट दें, के एस ए इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। अच्छा, क्यों सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर हम वैसे करंट अफेयर की क्लास में, सीएसएस की, उसमें डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन इसको मजीद किसी और दिन करेंगे क्योंकि हमारा अभी टाइम कम है। अच्छा, यूएई की बैकिंग है इसको, एसटीसी को। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिसंबर 2025 में, पिछले साल, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से सऊदीया ने भी यहाँ पे फिर काउंटर अटैक किया, जिसकी वजह से ये ग्रुप जो है ना फाइनली डिसॉल्व हो गया। ठीक है, डिटेल में हम बाद में फिर किसी दिन बात कर लेंगे कि क्या, क्यों अटैक किया गया और ये डिसॉल्व क्यों हुई। बट आपको मैंने मकसद बता दिया, 2017 में बनी और 2026 9 जनवरी, ये आप डेट यहाँ पे लाजमी नोट कर लें, 9 जनवरी 2026 को ये ग्रुप जो है ना वो डिसॉल्व हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से जो पूछता है, आइलैंड ऑफ स्कूट्रा। ठीक है, SCOOTRA, स्कूट्रा, ये बिलोंग्स टू विच कंट्री? ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे स्कूट्रा का जो आइलैंड है, ये किससे ताल्लुक रखता है जी? ये आपका है जी किसके पास? अपना यमन के पास। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक और फिर बाबल मंदब स्टेट के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि यमन को बिलोंग करता है। ठीक है, उस आइलैंड का नाम है पेरिम आइलैंड, जो कि बाबल मंदब स्टेट के अंदर है। ठीक है, सेंटर में है, पेरिम आइलैंड, PERIM, पेरिम आइलैंड। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो ये है कि जी एक जिब्राल्टर ट्रीटी होती है। ठीक है, किन कंट्रीज के दरमियान में हुई है? यूके और EU के दरमियान में। ठीक है, जिब्राल्टर ट्रीटी। असल में हुआ ये कि जिब्राल्टर एक इलाका है बेसिकली जो स्पेन का इलाका था। ठीक है, लेकिन जो है ना 18th सेंचुरी के अंदर ये जिब्राल्टर का इलाका किसके कब्जे में आ गया? ये आपका आ गया जी यूके के कंट्रोल में। ठीक है, यूके इसको कंट्रोल करता है। लेकिन बकिया जो स्पेन है वो तो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। ठीक है, 1986 में जो है ना वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन चुका हुआ है स्पेन। लेकिन जिब्राल्टर ये भी पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, लेकिन जब ब्रेग्जिट हुआ 2020 में, 31 जनवरी 2020 को, तो ब्रेग्जिट हुआ, यानी कि यूके अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से। तो यूके की जो टेरिटरीज थी, ओवरसीज टेरिटरी, जिसमें एक जिब्राल्टर भी शामिल थी, वो भी अलग हो गई। तो अब लोगों को बड़े मसले मसाइल थे जिब्राल्टर से स्पेन मूव करने में। ठीक है, तो उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए ये जो आने जाने के मसले मसाइल थे, पासपोर्ट से रिलेटेड और ओवरऑल जो कस्टम से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे, उसको ओवरकम करने के लिए ये ट्रीटी साइन की गई। कब कब साइन की गई? 14 जुलाई 2026 को। ठीक है, और क्यों साइन की गई? क्योंकि लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी। और जिब्राल्टर का आप लोगों को ताल्लुक भी पता होना चाहिए किसके पास है। ये सवाल ये पूछता है कि जी जिब्राल्टर किसके पास है। तो जिब्राल्टर की जो स्टेट है या उसका कंट्रोल, या ओवरऑल जिब्राल्टर जो एक इलाका है, उसका जो कंट्रोल किसके पास है? यूके के पास है। अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जो यहाँ से जीके पूछता है आपसे। कनेक्ट से, ये किसको कनेक्ट करता है जी? ये कनेक्ट करता है आपके पास अटलांटिक ओशन विद मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, उसको, और उसके बाद ये भी पूछता है कि जी ये किन दो कंट्रीज के दरमियान में मौजूद है? तो कंट्रीज आप बताएंगे, मोरक्को एंड स्पेन। मराकश और स्पेन के दरमियान में ये आपको तंग पट्टी मिलेगी, आबनाए जिब्राल्टर के नाम से। आबनाए हरमज का तो आपने बहुत नाम सुना हुआ है, अब इसका नाम भी थोड़ा सा जो है ना वो यूज टू कर लें। ठीक है जी। अच्छा, अब तारिक बिन जियाद जो एक हमारे मुस्लिम कमांडर थे, वो किस आबनाया जो है ना उसको उसको क्रॉस करते हैं? तो वो भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कंट्रोल करते हैं, सॉरी क्रॉस करते हैं। कब? 711 में, 711 में। 711 में एक और मुस्लिम रूलर भी थे जो कि सिंध आए थे। ठीक है, उसका नाम है, किसी को आइडिया कौन थे वो? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आ गए। इनको भेजा था उमैयद खलीफा थे वलीद बिन अब्दुल मालिक ने। तो मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने ना मुख्तलिफ अपने कमांडर भेजे। सिंध में भेज दिया इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक है जी। और इधर स्पेन में भेज दिया किनको? तारिक बिन जियाद को। और इसी तरह सेंट्रल एशिया के अंदर, जो सेंट्रल एशिया के जो रिपब्लिक्स हैं, 5 कंट्रीज हैं, वहां पे किसको भेजा था? कुतैबा बिन मुस्लिम। कुतैबा बिन मुस्लिम, वहां पे उनको भेज दिया था। ठीक है, तो स्पेन के अंदर फिर मुसलमान जब उसका जो ये मुस्लिम स्पेन जो बना, मुस्लिम जिसे हम अंदलस भी कहते हैं, तो मुस्लिम रूल जो है वो आपका काफी टाइम तक रहता है, काफी ईयर्स तक।
ठीक है, ऑलमोस्ट 781 ईयर्स, 781 साल तक मुस्लिम जो है ना स्पेन के अंदर जो मुसलमानों का रूल रहता है। और फाइनली 1492 के अंदर, 1492 में जो है वो फॉल ऑफ ग्रनाडा होता है, गरनाता का जो फॉल है, हुकूमत खत्म हो जाती है मुसलमानों की 1492। ये सवाल पूछता है वो आपसे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल ये जो स्पेन या पोर्चुगल वाला जो पेनिनसुला है उसे हम क्या कहते हैं, आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला। तो दो पेनिनसुला आप अलग से नोट कर लें ज्योग्राफी के हवाले से। कल मैंने आपको बताया था मुसंदम पेनिनसुला, जो कि ओमान का पेनिनसुला, जो कि स्टेट ऑफ फॉर्मोस के साथ कनेक्टेड है। और इसी तरह आज मैं आपको बता रहा हूँ आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन और पोर्चुगल का जो एक पेनिनसुला है अलग से आपको मिलेगा, उसे हम आइबेरियन पेनिनसुला कहेंगे। तो आइबेरियन पेनिनसुला के अंदर मुसलमानों की जो गवर्नमेंट रही है वो कितने ईयर्स तक रही है, 781 ईयर्स। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सवाल हमारे पास, विच कंट्री recently tested the experimental reusable rocket RVX। तो रीयूजेबल रॉकेट आपके बड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं जी। रॉकेट आपने एक दफा यूज कर लिया, दोबारा अगर अगर आप यूज ना कर पाए उसको, तो वो तो आपका जाहिर है आपको अलग से बनाना पड़ेगा। तो अब उस कॉस्ट को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, रीयूजेबल रॉकेट्स उसको यूटिलाइज किया जा रहा है। तो जुलाई के महीने में दो कंट्रीज हैं, एक तो जापान है और एक है चाइना, जिन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स जो हैं उनके टेस्ट किए हैं। ठीक है, जापान के जो रॉकेट है उसका नाम आप लोग नोट करेंगे, RVX। ठीक है, RVX, या इसका फुल फॉर्म ही यही है कि रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपेरिमेंट और आर से रीयूजेबल, वी से व्हीकल। रीयूजेबल व्हीकल एक्सपेरिमेंट ये आपका है किसका, जापान का। 10 जुलाई को, सॉरी ये इन्होंने इसी जुलाई के अंदर ही किया है। लेकिन चाइना का जो है वो आप नोट करेंगे, चाइना ने 10 जुलाई को एक एक्सपेरिमेंट किया था और उनका जो रॉकेट है उसका नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 10B। लॉन्ग मार्च 10B। तो ये इनके नाम ही बाकायदा पूछता है। ठीक है, कि फाल्कन 9 किस कंपनी का है, स्पेस एक्स का है। ठीक है, हमने काफी दफा इसको डिस्कस भी किया हुआ है, फाल्कन 9। इसी तरह लॉन्ग मार्च वाली जो सीरीज है, तो वो किसकी है, चाइना की है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपसे वो पूछ ले, 10 पूछ ले, 5 पूछ ले, 7 पूछ ले, तो लॉन्ग मार्च वाले किधर के हैं, चाइना के हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रीयूजेबल जो रॉकेट्स हैं, बेसिकली ये जाता है, लॉन्च होता है और फिर वापस अपने लॉन्चिंग पैड पे दोबारा आ जाता है, ताकि उसको दोबारा मुख्तलिफ मिशन के लिए 2-3 मिशन और भी उसके साथ कर लिए जाएं, ताकि अपनी जो कॉस्ट है स्पेस एक्सप्लोरेशन की या मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की, उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी, बातें समझ आ रही हैं, कोई पॉइंट मिस तो नहीं हुआ। हाँ जी, क्लियर है। चलें, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी हमारे पास सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। 5, यहाँ पे आई थिंक एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। सवाल वो ये है जी, आप लोग यहाँ पे नोट कर ले, एक स्लाइड यहाँ पे मिसिंग है, मैं उसको ऐड कर दूंगा। सवाल ये है कि जी एंडी बर्नम, ठीक है, ये एक फ्यूचर पीएम है, पोटेंशियल फ्यूचर पीएम, किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, एंडी बर्नम, BURNHAM। तो एंडी बर्नम साहब जो है ना, इनका ताल्लुक है यूके से। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर प्रीवियस थे उनका नाम था केयर स्टार्मर। ठीक है, सर केयर स्टार्मर, वो 22 जून को रिजाइन कर देते हैं पिछले माह। अब रिजाइन कर देते हैं तो नया लीडर जो इमर्ज होकर सामने आ रहे हैं, तो वो एंडी बर्नम है। तो इनका नाम आपने थोड़ा सा जेन में रख लेना है, एंडी बर्नम साहब ये। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो ऑफिशियल रेजिडेंस होती है, वो उसे हम क्या कहते हैं, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। ठीक है, ये भी सवाल वो पूछता है, तो इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। के स्टार्मर का भी हमें आपको बता दिया, 22 जून को वो रिजाइन कर जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे आप नोट करेंगे, इलेक्शंस इन इसराइल आर स्केड्यूल्ड ऑन। ये इलेक्शन जो है ना जी, वो इसराइल के अंदर उनकी डेट फाइनली उन्होंने अनाउंस कर दी है। और डेट क्या है जी, आप लोग नोट करेंगे, 27 अक्टूबर 2026। 27 अक्टूबर 2026। तो इस तरह का भी एक सवाल आया हुआ था पेपर में। अभी इलेक्शन होने थे किसी कंट्री के अंदर, तो उन्होंने वो भी पूछा हुआ था कि जी किस कंट्री के अंदर, जो फला कंट्री है उसके अंदर इलेक्शन होने हैं, किस डेट को होने हैं। ठीक है, गालबन बांग्लादेश था या कोई और कंट्री था, लेकिन बहरहाल इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्री है, आप लोगों को पता है यहाँ पे कौन रूल कर रहा है, नेतन्याहू, जिसके ऊपर करप्शन के भी केसेस है, मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं। तो वो अपने रूल को प्रोलॉन्ग करने के लिए फिर क्या करता है, जंग छेड़ता रहता है, कभी गजा के अंदर, कभी लेबनान में, कभी सीरिया में, कभी ईरान के ऊपर, कभी कतर के ऊपर।
ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज के ऊपर उसके अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। तो इसकी पार्टी का नाम आप लोग नोट करेंगे, जो नेतन्याहू है इसकी पार्टी का नाम है लिकुड, LIKUD, लिकुड पार्टी। और इसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है बीबी माई स्टोरी, बीबी माई स्टोरी। बीबी इसको कहते हैं ना, इसी को कहते हैं नेतन्याहू, तो पीएम बीबी भी कहते हैं, पीएम बीबी नेतन्याहू। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो पार्लियामेंट का नाम है उसका नाम है नेसेट। वो पूछता है कि NESSET, नेसेट। और उसके मेंबर्स कितने हैं? 120 मेंबर्स। नेसेट को इलेक्ट करने के लिए इनके जो इलेक्शन होंगे वो कब होंगे? 27 अक्टूबर 2026 को। और इसके अलावा जी हमारे पास लास्ट न्यूज़ है PIA से रिलेटेड। ये हमारी न्यूज़ मिस हो गई थी लास्ट क्लास में, मैं इसको ऐड नहीं कर सका, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यू CEO बनाए गए हैं PIA के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। तो उनका नाम क्या है जी? डिवोल्ट गैब्रमैरियम। ठीक है, ये फॉर्मर इथोपियन एयरलाइंस के चीफ थे। इनको अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया, CEO बना दिया गया 12 जुलाई 2026 को। ठीक है। अब इससे पहले भी एक पर्सन थे जो कि अपॉइंट हुए थे PIA से रिलेटेड, वो हमने पढ़ा था, जनरल अनवर अली हैदर, जो कि फौजी फाउंडेशन के भी चीफ हैं, उसके भी MD हैं। ठीक है। अब वो उनके पास कौन सा होता है ये जरा मिक्स नहीं करना। CEO कौन है? वो अलग है, टिवोल्ट साहब है, जो कि इथोपिया से ताल्लुक रखते हैं। और इसी तरह जो उनके चेयरमैन है PIA, जो कंपनी है PIA इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन, उसे हम PIACL भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मामलात वाले जो मामलात हैं। तो उसके जो चेयरमैन है वो है अनवर अली हैदर, आर्मी से इनका ताल्लुक है, जनरल रिटायर्ड। अच्छा, इसके हवाले से जो मजीद न्यूज़ है वो ये है कि बीडिंग प्रोसेस जो हुआ था प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, वो कब हुआ था? 23 दिसंबर 2025, पिछले साल हुआ था। और उसमें आरिफ हबीब लेड एक कंसोर्शियम था जिसने PIA को खरीद लिया था। अब फाइनली जो आप अब ये कहें कि ऑफिशियली जो प्राइवेटाइज हुई PIA, वो कब हुई? 29 जून को। क्योंकि मैनेजमेंट अभी तक इनके पास नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने जो मैनेजमेंट थी सारी उनके कंट्रोल, और ये किसके हवाले कर दिया? ये जो आरिफ हबीब लेड कंसोर्शियम था, जो कि अब मौजूदा ओनर है, उनके हवाले कर दिया। डेट कब है वो? 29 जून 2026। ठीक है, 29 जून 2026 को इन्होंने हवाले कर दिया। और यहाँ पे एक और सवाल भी है, वो ये है कि जी PIA का पुराना नाम, ओल्ड नेम ऑफ PIA, वो क्या था? तो वो है जी ओरिएंट एयरवेज। ओरिएंट एयरवेज, फिर बाद में इसका नाम जो है ना वो नेशनल कैरियर के तौर पे जो है ना वो PIA रखा गया, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। लेकिन पुराना नाम क्या था इसका, वो पूछता है, ओरिएंट एयरवेज। तो ये आप लोगों का जी ओवरऑल सेशन था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो पूछ सकते हैं। जी, नेतन्याहू की पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लिकुड। ठीक है। काजी साहब, स्लाइड जो है ना वो एक मिस थी, वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सका। तो वो मैं जो फाइल आपको ग्रुप में भेजूंगा तो उसमें एक ऐड कर दूंगा, वो फाइल जो मिसिंग है, जिसमें ये मैंने आपको UK और इसराइल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बताए हैं। जी, बाकी कोई सवाल किसी का है या कोई वैल्यूएशन करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं जी। पाक अफेयर्स हम नेक्स्ट वीक करेंगे। जी, पाक अफेयर्स इंशाल्लाह हम कल जो है ना वो उसमें ऐड करेंगे। असल में ये है कि फिर रिदम जो है ना करंट अफेयर वाला जो है ना वो टूट जाता है। न्यूज जाहिर है फिर डे टू डे अपडेट होती रहे तो वो फिर ज्यादा बेहतर होता है। बट ये है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ साथ पाक अफेयर को भी हम इंटीग्रेट करते हैं, लेके चलेंगे। कल हमारी क्लास पाक अफेयर के ऊपर ही होगी, ठीक है। अल्टरनेट पे ना इंशाल्लाह, अल्टरनेट डेज पे हम कर लेते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। आई थिंक मजीद आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, तो ठीक है जी, फिर इजाजत दें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।